हेलो। यस सर। सुन रहे हैं? जी सर। आजकल 139 वाले कहाँ गए भाई? सेक्शन 139 वेयर दे आर? आने वाले बच्चे। यस। यस। अरे शुभव दत्त यस सर। भाई कहाँ गायब थे? सर बुखार था 2 दिन पूरा। बुखार? अरे भाई तो बुखार था तो फिर डॉक्टर की दवाई खाओ यार। क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे? सर बेड रेस्ट में था ना पूरा। हैं? सेलाइन का था। सेलाइन का था। सलाइन चढ़ गया? हाँ सर। अच्छा, ऐसा क्या हो गया भाई? सर हो रहा है सर। अभी ठीक हो? थोड़ा। हाँ सर अभी ठीक। वेरी गुड। अरे प्लीज सीट इन द फर्स्ट बेंच। प्लीज सीट हियर। आ जाओ यहाँ पे। शुभ तेरा नाम? मैं लक्ष्य ज्योति। ओके। आया तो थे, मतलब फिर बीच में गायब हो गए थे। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है। अच्छा, रोटेशन क्या है? क्या मतलब होता है रोटेशन का? सबसे पहले तो उसका मतलब बताओ। रोटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज। और रोटेशन। और क्या हो सकता है रोटेशन? यार सुबह दत्त, रोटेशन मतलब? सर रोटेशन मतलब सर द मूवमेंट अर्थ मूव रोटेट्स करना। बिहाइंड द सन है। सर रोटेशन नहीं सर। तो ऑडिटर का रोटेशन मतलब सर मतलब एक के मतलब एक काम करेगा फिर उसके पीछे पीछे और मतलब आए मतलब उसको रिप्लेस करके और एक जन आएंगे ऐसे करके। अरे भाई, मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं पूछने बोला, सीधा मतलब बताओ ना रोटेशन क्या होता है यार। एक ऑडिटर दूसरा ऑडिटर के साथ चेंज हो जाएगा, वो रोटेशन होता है। एक उसका हाँ टेन्योर सर। पूरा हो गया, अभी नेक्स्ट दूसरा आएगा, वो रोटेशन होता है। यार पूरा लंबा चौड़ा कहानी क्यों बता रहा है यार? है? तो अगर ऑडिटर को रोटेट करना है, किस सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर को रोटेट करना होता है? व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस कि हमें ऑडिटर को रोटेट करना है? बताओ क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकता है कि हमें ऑडिटर को रोटेशन करना जरूरी है? बैंक देखा है किसी ने? बैंक देखा ही होगा। तो बैंक का जो मैनेजर होता है वो कितने साल तक बैठता है एक ब्रांच में? 2 साल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इयर्स। लॉजिक पता है क्या है? कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी ऐसा जॉब हो, एक आदमी को ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है पता है? लॉजिक क्या है पता है? रोटेशन इज एन ट्रांसफ़र, जस्ट लाइक ट्रांसफ़र। क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लॉजिक है इसका? अभी मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे है, मान लो मेरे को एक ब्रांच में दे दिया और मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो वो आदमी जिस एरिया में है उसके साथ वो क्लोज एसोसिएट हो जाएगा। उसके साथ वो क्लोज एसोसिएट हो जाएगा। जैसे कि आर्मी में होता है, एक यूनिट मैक्सिमम 3 महीना तक रहता है एक जगह, उसके बाद फिर दूसरा जगह चला जाता है, फिर दूसरा जगह चला जाता है। क्यों? अगर एक यूनिट को वहाँ रख दिया तो हो सकता है सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा हो, सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा हो। तो इसीलिए ना कंपनी में रोटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, अभी आज हम बिजनेस कर रहे हैं तो कल मेरा आने वाला पीढ़ी बिजनेस करेगा, या उस आने वाला पीढ़ी बिजनेस करेगा। चेंज हो रहा है ना, इंसान का शक्ल चेंज हो रहा है ना। बिजनेस वही है लेकिन चेंज हो रहा है, उसको बोला जाता है रोटेशन। तो क्या ऑडिटर क्या 70-80 साल तक एक कंपनी में बैठा रहेगा क्या? क्या एक ऑडिटर 70-80 साल तक कंपनी में बैठा रहेगा? नहीं। तो कंपनीज एक्ट में इसका एक प्रोविज़न है कि अगर रोटेशन होता है तो कैसे रोटेशन करना है हमें, वो पढ़ना है। और इसका जो एग्ज़ाम में
ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोविजंस के साथ, इसको 6 मार्क्स का प्रोविज़न पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द प्रोविज़न रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात बताया था आप लोगों को कि एक ऑडिटर कितने साल तक रहता है, 5 ईयर्स तक, और फर्म है तो कितने साल तक रहता है, 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक रहता है। तो मेरे को एक बात बताओ, मान लो मेरा टर्म ख़त्म हो रहा है, तो वेदर आई एम एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड, क्या हम एलिजिबल है, दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकता है मेरा, हो सकता है। वेदर इन सेम कंपनी और डिफरेंट कंपनी, नो, कूलिंग पीरियड देखना है, सेम कंपनी का कूलिंग पीरियड देखना है। कूलिंग पीरियड मतलब क्या होता है कि उस कंपनी में मैं 5 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकता। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि आज मान लो मैं कंपनी ए में मैं ऑडिटर हूँ, तो मेरा टर्म ख़त्म हो रहा है, तो टर्म ख़त्म होने के बाद क्या मैं उस कंपनी पे ऑडिटर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया, 1 टर्म कंप्लीटेड, तो मेरे को और 5 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा कंपनी में हम जा सकते हैं, दूसरा कंपनी में मैं जा सकता हूँ, लेकिन उस कंपनी पे मेरा एसोसिएशन कभी नहीं होगा, ख़त्म। जो सक्सीडिंग ऑडिटर जो होगा अब दूसरा बनेगा, हम नहीं बन सकता। समझ में आया? हम नहीं बन सकता। ऑडिटर का एज कितना हो सकता है कि वो ऑडिटर रहेगा? कितना एज हो सकता है? क्या एज है? कभी सोचा होगा कि ऑडिटर कितने साल तक ऑडिट कर सकता है? 60, 62, 65? क्या एज हो सकता है? सोचो। 65, 70 तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहता यार, हाँ। मेरे हिसाब से तो 65 होना चाहिए, 62 या 65, और कितना खाएगा या 65 इयर्स का हो गया, 60 इयर्स तो सीनियर सिटीजन का एज है। मेरे हिसाब से 62 65 है, रह सकता है। उसमें भी अगर कुछ स्पेशल क्लॉजेज है उसका भी, ऐसे नहीं है कि वो 65 इयर्स तक प्रैक्टिस ही करता रहेगा। 60 इयर्स के बाद आदमी खुद प्रैक्टिस छोड़ देता है। 60 इयर्स के बाद पता है क्या होता है? अभी मान लो तुम्हारा नामचीन फर्म है, तुम्हारा बहुत बड़ा गुडविल है, तुम्हारा नाम पूरा CMA दिस 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 CA दिस दिस दिस, तुम्हारा बहुत बड़ा फर्म है, तुम्हारा 35-40 इयर्स हो गया प्रैक्टिस करते करते, तो तुम्हारा जो नाम है, जो रेपुटेशन है, तुम्हारा जो ब्रांड है, उस ब्रांड को तुम सेल भी कर सकता है किसी और को। नाम तुम्हारा रहेगा, प्रैक्टिस तुमने किया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकता है तुम उसको बेच सकता है, क्योंकि तुम्हारा नाम है। उससे तुम्हारा नाम जो, तुमको उसका नाम का पैसा मिलता है, तुमको उस ऑफिस का लैपटॉप कंप्यूटर फाइल्स का पैसा नहीं मिलता, तुमको उसका नाम का पैसा मिलता है जो तुम मेहनत करके कमाया है। समझ में आया? वो हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ऑडिटर अगर कोई अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा ऑफिस में बैठा है, प्रैक्टिसिंग CA है, देखो ऑडिटर्स प्रैक्टिसिंग CA ही करता है, सर्विसेज वाला नहीं करता। जो ऑडिटर अपॉइंट होता है ना, वो सर्विसेज वाला नहीं होता, प्रैक्टिसिंग CA होता है। कंपनी वाले के केस में प्रैक्टिसिंग CA ऑडिट करता है। ऑडिट जो भी करता है प्रैक्टिसिंग CA करता है। समझ में आया? याद रखो, प्रैक्टिसिंग CA अपॉइंट होता है, सर्विसेज वाला नहीं है। सर्विसेज वाला सिर्फ एक ही कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है, ऑडिट प्रैक्टिसिंग CA करता है, जो 10 साल 15 साल तक प्रैक्टिस करता है वो, ठीक है। तो उसमें रोटेशन होता है ना। आज मान लो कि आज ABC लिमिटेड को ऑडिट का वो मिला, नेक्स्ट ईयर दूसरा को मिलेगा, 5 ईयर्स तक उसका ऑडिट करेगा, उसके बाद दूसरा ऑडिटर आ जाएगा, ऐसे चलता है। तो इसमें हम लोग रोटेशन में सीखेगा कि कैसे रोटेशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखो, इसमें कुछ लिमिट्स आएगा कि रोटेशन किसके ऊपर लगता है। तो जैसे कि कल वाला क्लास में मैंने लिमिट रिवाइज करवाया था ना आप लोगों को, तो इसमें भी कुछ ऐसा लिमिट्स है जो ध्यान रखना है, जो MCQ में पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है। और MCQ का इसका जो वेटेज है 6 मार्क्स का है, 6 to 8 मार्क्स का आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। लिखो, एवरी लिस्टेड कंपनी, पहले टॉपिक लिखो रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एवरी लिस्टेड कंपनी excluding one person and small company, every listed company excluding one person and small company, full stop.
Number 2 point, every unlisted public company having paid up share capital of share capital. What is paid up share capital? Can anyone can say me? What is paid up share capital? Yes. What is paid up share capital? You have learned in corporate accounting, please. What is paid up share capital? Paid up share capital क्या होता है? क्या होता है paid up share capital? सर Yes, शेयर होल्डर से जो पैसा रिसीव होता है कंपनी को, हाँ? वो क्या वाला कैपिटल? सर अच्छा, शेयर होल्डर से जो पैसा रिसीव होता है कंपनी को, हाँ, तो वो जो कैपिटल बनता है वो पेड अप शेयर कैपिटल। ये बैलेंस शीट में कहाँ आता है? सर ये तो लाइबिलिटीज में आता है, इक्विटी शेयर लाइबिलिटीज? होल्डर्स का लाइबिलिटीज साइड में आता है। अच्छा, हाँ सर। लाइबिलिटीज। अच्छा, कंपनीज का बैलेंस शीट कौन सा फॉर्म पे बनता है आजकल? जो कंपनीज का बैलेंस शीट बनता है वो कौन सा फॉर्म पे बनता है? ये वाला फॉर्म पे बनता है क्या? एसेट्स, लाइबिलिटीज, या इस फॉर्म पे बनता है क्या? इक्विटी, शेयर वारंट्स, हाँ, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐसे बनता है क्या? कैसा बनता है कंपनी का बैलेंस शीट? कौन सा शेड्यूल है? सर वेदर इट इज 3, वेदर इट इज 6, कौन सा शेड्यूल है? कंपनीज का बैलेंस शीट कौन सा शेड्यूल में बनता है? ऑडिट का ही क्वेश्चन है ये। कौन सा शेड्यूल पे बनता है? सोचो 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 सोचो। शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 6 है। लगता है मेरे को एक दिन शेड्यूल 6 का क्लास लेना पड़ेगा। क्या है शेड्यूल 6? शेड्यूल 6 वो पहले वाला ज़माना गया जो बैलेंस शीट ऐसे बनाना था। आप लोग अभी शेयर्स का चैप्टर कर रहे हैं, आप लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं ना उसमें, तो इसी फॉर्म पे बनाता है ना आप, हाँ? जैसे कि आपने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, उसके बाद में आता है इशूड, उसके बाद में अगर है तो कोल्ड अप, उसके बाद में है तो पेड अप, उससे पहले आता है ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड आता है। ऑथराइज्ड मतलब क्या? कि मैक्सिमम कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल बोला जाता है, ठीक है, मैक्सिमम कैपिटल। और ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? रिजर्व कैपिटल। कुछ याद आया? जो कंपनी का बैलेंस शीट बनता है ना, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आता है। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद, ऑथराइज्ड कैपिटल से कोई मतलब नहीं, ये जरूरी है कि कंपनी को मैक्सिमम कैपिटल जो रखता है वो बैलेंस शीट में आता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा है कभी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कभी पढ़ा है? बीकॉम में भी पढ़ा होगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा? अच्छा, अभी शायद अभी इस कोर्स पे आएगा। तो हम लोग जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो उस टाइम बैलेंस शीट हम लोग इसी फॉर्म पे बनाते हैं, शेड्यूल 6 के फॉर्म पे बनाते हैं। इधर अभी कंपनी शेड्यूल 6 ही फॉलो करता है, बस इतना याद रखो। अब उसके अंदर का जो मतलब आइटम्स है वो आपको पता नहीं रखना अभी फ़िलहाल तक, अभी तक होल्ड पे रखो। एक दिन हम क्लास करवाएगा इसका, शेड्यूल 6 का, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछ लेता है ऑडिटर में कि बताओ ये आइटम्स कहाँ पे आएगा, ये आइटम्स कहाँ पे आएगा, फिर प्रॉब्लम होता है बच्चा लोग को। पूछते हैं एमसीक्यूज में कि शेड्यूल 6 कैसे बनता है, आइटम्स, एक दो आइटम्स बताओ। अब जैसे कि एसेट्स है, दो क्लासिफिकेशन है एसेट्स का, एक करंट एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट एसेट्स में भी दो क्लासिफिकेशन है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। फिर डेटर्स का भी क्लासिफिकेशंस होता है, रिसीव्ड कितना हुआ 6 महीना तक, कितना प्रोविजन सिक्योर डेटर्स है, कितना अनसिक्योर डेटर्स है, अलग अलग आइटम्स का हम बताया था ना। ग्रुपिंग एक कंसेप्ट था ना, ग्रुपिंग करवाया था ना ऑडिट में, ग्रुपिंग का कंसेप्ट जो ट्रायल बैलेंस का ऑडिट करवाया था हम। तो उस पर हम एक बात बताया था ना आप लोगों को कि अगर हम लोगों को ग्रुपिंग करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, आइटम्स को अलग अलग छांटना पड़ता है हम लोगों को। आया कुछ समझ में? तो अगर ऑडिट के हिसाब से अगर अब जाए कोई पूछे तो कंपनी बैलेंस शीट किस तरीका से बनता है, शेड्यूल 6 फॉलो करता है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखो आप एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कितना 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ और मोर, 10 पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, यहाँ लिखो 10 करोड़ और मोर। उसके बाद लिखो आप एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी every private limited company having a paid up share capital of 50 crores or more। और लास्ट में लिखो other companies having borrowings, underlying the word borrowings, borrowings from any bank, borrowings from any bank, comma public financial institutions, or public deposits, or public deposits 50 करोड़ और मोर। फिफ्टी करोड़ और मोर, ठीक है। अच्छा, लिमिट कैसे याद रखना है, देखो अगर लिस्टेड कंपनी है कितना लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। ओके, लिस्टेड कंपनी पे कोई लिमिट नहीं है। क्या 1% कंपनी पे ऑडिटर अपॉइंट होता है? क्या स्मॉल कंपनी पे ऑडिटर अपॉइंट होता है? नहीं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कितना होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल? हाँ, 10 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से ज़्यादा। और मेरे ऊपर कर्जा कितना होना चाहिए? कर्जा कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से ज़्यादा। मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, ABC Limited have a paid up capital of rupees 50 crore, ठीक है। Whether rotation of auditor is applicable or not। मेरा क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड एक वो है, कंपनी है जो पेड अप कैपिटल उसका 50 करोड़ है, तो क्या इस पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजंस लगेगा? अभी एक बात बताओ, अब एबीसी लिमिटेड कौन सा कंपनी है? कुछ बोला है? कुछ बोला है? तो क्या होगा? ये कौन सा कंपनी होगा? क्या ये लिस्टेड है? क्या ये अनलिस्टेड है? क्या ये लिस्टेड है? क्या ये अनलिस्टेड है? क्या ये प्राइवेट है? क्या होगा इसका आंसर? ऐसा घुमाता है, इस तरीके से घुमाता है, डायरेक्ट नहीं पूछता क्वेश्चन, इस तरीके से घुमाएगा, पूछ लेगा प्रोविज़न, तुमको लिमिट दे देगा कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, तो हमको बताओ कौन सा इस पे कौन सा रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविज़न लगेगा या नहीं लगेगा इस पे, बताओ, सोचो, बताओ। इसमें नेचर ऑफ कंपनी दिया हुआ है क्या? नेचर ऑफ कंपनी दिया, बस एक लिमिट दे दिया 50 करोड़। 50 करोड़ का लिमिट किसके किसके ऊपर है? देखो, बताओ। प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड भी है ना, तो तुम क्या लिखोगे इसके ऊपर? बताओ, इसका आंसर कैसे लिखोगे? बताओ, कैसे लिखोगे? बताओ। यस, कैसा लिखेगा इसका आंसर? सोचो। मान लो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेगा? छोड़ के आएगा? हाँ, छोड़ के आएगा? फिर कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखोगे?
हाँ लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो बताओ, इसमें कुछ बताया नहीं है ना। अबे नेचर ऑफ कंपनी तो बताया नहीं ना आप लोगों को, घुमा देगा आप लोगों को, दिमाग घुमा देगा आप लोगों का, कंफ्यूज कर देगा। तो इसमें क्या लिखना है बताओ, मेरे को इतना पता है लिस्टेड कंपनी, हाँ प्राइवेट, हाँ ठीक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का लिमिट में है 50, लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं है ना कि एबीसी लिमिटेड क्या है। वो लिस्टेड भी हो सकता है या लिस्ट, कुछ भी हो, 50 करोड़ का लिमिट ले लो या 20 करोड़ का लिमिट ले लो, लिमिट कुछ भी दे दो। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले देखो कि कंपनी का नेचर क्या है, क्या वो लिस्टेड है, क्या वो अनलिस्टेड है, क्या वो प्राइवेट है, क्या है। वो तो देख के पता चल जाएगा ना, एबीसी लिमिटेड बोला है तो ये प्राइवेट है, वो तो देख के पता चल जाएगा ना। हाँ वो तो देख के पता चल जाएगा ना आपको, एबीसी लिमिटेड। लिस्टेड होगा तो पहले वर्ड लिस्टेड आ ही जाएगा, लिस्टेड में कुछ देखना ही नहीं है, लिस्टेड में तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगेगा ही लगेगा। अनलिस्टेड में भी देखना नहीं है, अनलिस्टेड में भी लगेगा ही लगेगा। एग्जामिनर तुमको घुमाएगा, एग्जामिनर तुमको घुमाएगा, तुमको उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। यू कैन एज्यूम, यू कैन मेक एन एजम्पशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजम्पशन लगा दो। होता है ना हम लोग लॉ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग एजम्पशन लगाता है कि नहीं, एजम्पशंस लगा दो। एज्यूमिंग दैट एबीसी लिमिटेड इज ए प्राइवेट कंपनी, एजम्पशन लगा दो। तो तुमको इसका आंसर कैसे लिखना है, इसमें जैसे तुम लोग लिखा है ना कि रोटेशन ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी, तुमको सब कुछ लिखना है कि भाई अनलिस्टेड कंपनी होता है, फिर लिस्टेड होता है, फिर प्राइवेट होता है, फिर बोरोइंग्स होता है, ये प्रोविजंस तुमको सारा लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है एज्यूमिंग दैट इट इज एन प्राइवेट कंपनी सो रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल। समझ में आया। प्रोविजन पूरा लिख के आना, जो प्रोविजन है पूरा लिख के आना, मार्क्स तभी मिलेगा, तभी तुमको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर लिख के आएगा नॉट एप्लीकेबल, ऐसे ऐसे लिख के आएगा ना नॉट एप्लीकेबल, तब तो अंडा ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो तुमको पूरा प्रोविजन लिख के आना है इसमें, ये बात याद रख लेना। अच्छा अब एक नोट लिखो, अभी एक नोट लिखो, उसमें देखो पेज नंबर 526 बुक का खोलो एक बार, देखो 526। देखो नो इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन मोर देन वन टर्म फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अंडरलाइन करो उसको, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स को। इंडिविजुअल कितना देर तक अपॉइंट नहीं हो सकता, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसका कितना दिया हुआ है, देखो 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, समझ में आया। अगर पार्टनरशिप फर्म है वो एक कंपनी में सिर्फ 2 बार ऑडिटर बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। तो इस पर कूलिंग पीरियड कितना लगेगा। पार्टनरशिप फर्म अगर है कोई ऑडिटिंग फर्म, पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कूलिंग पीरियड कितने साल का लगेगा। इसमें बोला है कि पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी में सिर्फ 2 बार ऑडिटर बन सकता है, तो कूलिंग पीरियड कितने का होगा, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, कितने का कूलिंग पीरियड होगा बताओ। सर 10 इयर्स। 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, हाउ मेनी। अगर इंडिविजुअल पे 5 है तो फर्म पे कितने का है, कितना होगा बताओ। तो सर फर्म पे 5 इयर्स का होगा। इट्स एन होमवर्क फॉर यू, प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर टुमारो। ढूंढ के आओ इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर ढूंढ के आना। लास्ट में फिर मैंने को बताना ही है, लेकिन इसका आंसर तुम लोग ढूंढ के आना। कल मेरे को बताना कितना वो है, क्या 10 ईयर है, कि कूलिंग पीरियड कितने ईयर्स का होता है पार्टनरशिप फर्म पे। नेक्स्ट फर्म देखो, नेक्स्ट कंडीशन देखो आप लोग, एडिशनल कंडीशंस क्या क्या है इस पे। एन इंडिविजुअल ऑडिटर ऑफ एन ऑडिट फर्म हैज कंप्लीटेड हिज और हर टर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ सच टर्म। ठीक है, एन इंडिविजुअल ऑडिटर और एन ऑडिट फर्म is not eligible for reappointment in the same company for 5 years। तो कूलिंग पीरियड कितने का है,
5 ईयर्स का है, ठीक है, वेदर ही इज एन इंडिविजुअल फर्म और पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, सिद्धार्थ हरललका, हेलो सिद्धार्थ, हेलो सिद्धार्थ, नहीं सुन रहा। उसके बाद देखो आप, on the date of appointment no audit firm have a common partner on the audit firm whose tenure has expired in company preceding the financials shall be appointed as an auditor for the period of 5 years। एक ही बात बोला है कि कूलिंग पीरियड 5 years का होना चाहिए, ठीक है, कूलिंग पीरियड 5 years का होना चाहिए, बस ख़त्म, और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप देखो नंबर डी पॉइंट में, देखो आप, रोटेशन ऑफ पार्टनर्स इन द ऑडिट फर्म। इसमें क्या बोला है, द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी मे बी रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड by the auditing partner his team shall be rotated at such interval as may be resolved by the members, the audit shall be conducted by more than one auditor। अच्छा देखो, अभी मान लो तुम लोग पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, तो तुम्हारा एक पार्टनर एक कंपनी का ऑडिट ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है, तो वेदर डेट पार्टनर कैन असाइन द वर्क टू द अदर पार्टनर, असाइन कर सकता है क्या? मैं उस कंपनी का ऑडिटर हूँ, ठीक है, मेरे को ऑलरेडी ऑडिट मिला हुआ है, ठीक है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, तो क्या मैं अपना वर्क एलोकेट कर सकता हूँ क्या? क्या मैं अपना वर्क एलोकेट कर सकता हूँ क्या मेरे दूसरे पार्टनर को? कर सकते हैं। कौन सा ऐसे है? ऐसे 299, ऐसे 299। ये सिद्धार्थ हरलल का बोल नहीं रहा है भाई। यस भाई जी। यस सर। भाई जी क्यों हो गया? भाई जी कि मैं बोल लो थे। हैं? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। यस सर। भाई जी कि मैं बोल लो थे भी कि मैं इतनी देर तक आवाज लगा रहा। सर समझ नहीं आ रहा है क्या बोले। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको इतनी देर से बुला रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो। नहीं सर, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेटवर्क का प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है। 4G 5G वो चेंज हो रहा है। ओके नो इशू बेटा। बताओ। वी कैन एलोकेट द वर्क ऐसे 299 है ना? देखा है क्या ऐसे है वो? जॉइंट ऑडिटर्स। जॉइंट ऑडिटर्स। और एक पार्टनरशिप फर्म कितना ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है? कितना ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है? नॉट मोर देन इन 20 कंपनी। ठीक है। और टैक्स ऑडिट कितना एक्सेप्ट कर सकता है? टैक्स ऑडिट ये भी लो, कल ही बताया यार, 60। यस। कल घर पे जाके पढ़ाई नहीं किया कोई भी? हाँ अच्छा। उसके बाद देखो आप, मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। देखो इसमें क्या लिखा है, वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर 177। ठीक है। द ऑडिट कमेटी shall recommend the name of the board, the name of an individual auditor of an audit who may replace the incumbent auditor of the expiry of such appointment। देखो इसमें ना क्या होता है, जब रोटेशन होता है ना ऑडिटर का, एक ऑडिट कमेटी होता है, याद है कुछ? ऑडिट कमेटी सेक्शन 177, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 177। इसमें कुछ लिमिट्स था, कुछ लिमिट्स था। लिस्टेड कंपनी हो या अदर क्लासेस ऑफ कंपनीज हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 हो, टर्नओवर 100 हो, लोन्स बोरोइंग्स डिपॉजिट्स डिवेंचर स्टॉक जो भी है, कितना? 10, 100, 50। यस, इधर नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूँ ऑडिट कमेटी के बारे में। ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है पता है? ऑडिट कमेटी बनाता कौन है?
ऑडिट कमेटी बनाता कौन है? कौन बनाता है ऑडिट कमेटी? हु मेक्स द ऑडिट कमेटी? बोर्ड बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाता है। 3 कंडीशंस होता है। पेड अप शेयर कैपिटल, जैसे कि इसमें बोला है ना, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और तुम्हारे पास में कर्जा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 50 करोड़ तक का बोरोइंग्स होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो ऑडिट कमेटी नहीं बनेगा, ठीक है। तुमको 3 इयर्स तक अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, नो ऑडिट कमेटी कैन बी फॉर्म्ड। 3 साल तक का फिगर देखना ही देखना है। 1 साल में तुमको ये लिमिट को पूरा करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है, ऑडिट कमेटी करता है क्या है? ऑडिट कमेटी में जो ऑडिट कमेटी होता है वो ऑडिट से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, जो ऑडिट होता है कंपनी का, उससे रिलेटेड मैटर्स ऑडिट कमेटी देखता है। और उसमें जो है, जो 2/3 जो होता है ना, जो 2/3 है, कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कुछ याद आया? कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। डायरेक्टर से सबसे ऊंचा पोजीशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149, सेक्शन 149, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। ऑडिट कमेटी में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है। 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है। एक चेयरमैन होता है, वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होता है, ठीक है। एक कंपनी सेक्रेटरी होता है, एक कंपनी सेक्रेटरी होगा, उसमें भी 1 CS होगा, 1 कंपनी सेक्रेटरी। और एक मेंबर ऐसा होगा जिसको फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है, एक्सपर्टीज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो सब कुछ ऑडिट कमेटी में होना जरूरी है। याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। 2/3 कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होगा। ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इतना डीपली नहीं जाना। कंपनी सेक्रेटरी होगा जो उसका चेयरमैन होगा, ठीक है। और उसमें ऐसा एक मेंबर होना चाहिए जिसको फाइनेंस का नॉलेज होना है, वो ऑडिट कमेटी में आता है, ठीक है। ऑडिट कमेटी में आता है। फिर उसके बाद आता है उसका क्योरम। हम तुमको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। क्योरम, क्योरम समझता है क्या होता है? कि जो मीटिंग होता है उसमें कुछ एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। तो इसका जो क्योरम है कितना होगा? कितना होगा? एटलीस्ट कितना होना चाहिए इसमें? 1/3 और 2 विच इज हायर, ठीक है। 1/3 और 2 विच इज हायर। क्योरम, क्योरम का मतलब होता है कि मेंबर्स का रिक्वायर्ड लिमिट है या नहीं, उसको क्योरम बोला जाता है। अगर इतना नहीं है तो मीटिंग नहीं होता, वो तो मीटिंग फिर पोस्टपोन्ड हो जाता है, वो एडजेंट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल तो नहीं होता, पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो तुमको इन एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ही करना है। तो ऑडिट कमेटी बहुत बड़ा कमेटी होता है। तो जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स होना चाहिए, या तो ऑडिट कमेटी करेगा या तो बोर्ड करेगा, ठीक है। या तो ऑडिट कमेटी करेगा या बोर्ड करेगा, ये 2 बंदा होना जरूरी है। ऑडिट कमेटी होना चाहिए या बोर्ड होना चाहिए। इनके पास क्यों होता है? क्योंकि ये लोग नाम छांटता है किसको ऑडिटर बनाना है। तो जब ये नाम छांटेगा, जब ये लोग देखेगा कि क्या वो बंदा एलिजिबल है, क्या उसके पास में स्किल्स है, क्या उसके पास एक्सपीरियंसेस है, क्या उसके पास में प्रोफाइल क्वालिफिकेशन है, क्या उसके पास में रिसोर्सेज या कैपेबिलिटी है, ये सारा काम कौन देखता है? ऑडिट कमेटी या बोर्ड, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड रिकमेंड करता है कि ठीक है, मिस्टर एक्स इज द परफेक्ट मैन हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ये देखते हैं दोनों। तो अपॉइंटमेंट करने के बाद, ठीक है, अपॉइंटमेंट करने के बाद नोटिस जाएगा, नोटिस इशू होगा। किसको इशू होगा? मेंबर्स को इशू होगा, कंपनी के मेंबर्स को इशू होगा, क्योंकि मीटिंग होना है। ये लोग नाम रिकमेंड कर दिया, मान लो मिस्टर एक्स का नाम रिकमेंड कर दिया कि ये ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। नोटिस देने के बाद मीटिंग होगा, और मीटिंग में डिसाइड करेगा कि ठीक है, जो ये लोग नाम भेजा है क्या कंपनीज में एग्रीमेंट हुआ है या नहीं, मतलब एग्री होता है कि नहीं। अगर एग्री नहीं होता है, फिर से वो जो नाम होगा इनके पास जाएगा, ये लोग फिर उस पर डिस्कशन करेगा, फिर फाइनलाइज करेगा, फिर अपना रिप्लाई फिर कंपनीज को देगा। ये ऐसा होता है। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? सबसे पहले क्या होगा? मेंबर डिसाइड किया जाएगा किसको ऑडिटर बनाना है। कौन बनाएगा? 177 एंड बोर्ड, मतलब ऑडिट कमेटी और बोर्ड, ये दोनों क्या करेगा? डिसाइड करेगा किसको मेंबर बनाना है। और जिसको ऑडिटर बनाना है उसका क्वालिफिकेशन तो देखा जाएगा ना, उसका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा ना।
या जिसको उठा दिया उसको ऑडिटर बना दिया। ऐसा नहीं होता, उसका सब कुछ देखा जाएगा, उसका एज, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका स्किल्स सब देखेगा। फिर देखने के बाद में फिर ये लोग दोनों डिसाइड करेगा, ठीक है ओके नो ऑब्जेक्शन, फाइनलाइज। ऑब्जेक्शन है दोबारा इसके पास आएगा, ऑब्जेक्शन क्यों आया उसका रिप्लाई दो। ऐसा काम होता है, ऐसा काम चलता है इस पे। तो देखो इसमें क्या बोला है कि when a company is constitute an audit committee, the audit committee shall recommend the board of the name of an individual who may replace the succeeding auditor। जो आने वाला है उसको रिप्लेस करना है। When a company is not required to constitute an audit committee, the board will consider the matter of rotation and make recommendation for the appointment of next auditor in annual general meeting। ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा। बस दो बात याद रखो, रोटेशन में ऑडिट कमेटी और बोर्ड, ये नाम रिकमेंड करता है ऑडिटर का। ठीक है, पहले ये देखो ऑडिट कमेटी फिर बोर्ड, इन दोनों को रेफर करना है। उसके बाद क्या बोला है, द पीरियड फॉर विच द इंडिविजुअल और द फर्म शेल हेल्ड द ऑफिस एज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शेल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 years और 10 years एज द केस मे बी। देखो कूलिंग पीरियड, अब मैंने जिस कंपनी में ऑडिटिंग किया है, ऑडिटर बना हूँ, ठीक है, तो वो जो 5 years जो मेरा है, क्या चीज़ का 5 years, कूलिंग पीरियड या जो मेरा अपॉइंटमेंट हो रहा है वो भी अपॉइंटमेंट पीरियड या कूलिंग पीरियड, क्या चीज़ देखना है हमें। एज एन ऑडिटर मैं अपॉइंट हो चुका, तो इस पॉइंट में क्या बोला है कि मैं जिस ऑफिस में मैं ज्वाइन करूँगा, तो मेरा जो अपॉइंटिंग पीरियड है या कूलिंग पीरियड है, क्या देखना है। जिस कंपनी में ऑडिटर बना हुआ है, मान लो, मेरा कहने का मतलब ये है जिस कंपनी में ऑडिटर बना हुआ है, ठीक है, तो क्या हम दूसरा कंपनी में ऑडिटर बन सकता है। पहला चीज़, बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर मेरे को बनना है तो मेरा कूलिंग पीरियड देखा जाएगा ना, मेरा कूलिंग पीरियड देखा जाएगा ना कि इससे पहले क्या वो उस कंपनी में ऑडिटर था, इससे पहले क्या वो उस कंपनी में ऑडिटर था, नहीं था। अगर नहीं था देन वेल एंड गुड, यू कैन बिकम। अगर था तो नहीं बनूंगा। मतलब हर कंपनी का हम लोग क्या देखता है, बैकग्राउंड देखता है ऑडिटर का, कि क्या वो उससे पहले एसोसिएटेड था क्या। अगर एसोसिएटेड नहीं था तो ठीक है, बन सकते हो, अगर एसोसिएटेड हो तो नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है, यू हैव टू सी द कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड मतलब आज मैं 5 साल ऑडिटर हूँ, उसके बाद और 5 साल नहीं बन सकता, उसको बोला जाता है कूलिंग पीरियड। ठीक है, उसको बोला जाता है कूलिंग पीरियड। और ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वैसे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कूलिंग पीरियड 3 साल का होता है, 3 years लिख सकते हो, 3 years। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, ये 3 साल, इसका भी पीरियड 5 years का ही है, लेकिन 5 years कंप्लीट होने के 3 साल बाद ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, और एक बात, अगर तुमको लाइफ टाइम के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो तुमको क्या रेफर करना पड़ेगा, फॉर योर नॉलेज, सेक्शन 150 मेंटेनेंस ऑफ डाटा ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डाटाबेस होता है एक कंपनीज का, एक डाटाबेस है, उसमें तुमको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। अटेम्प्ट्स कितना भी दो कोई मतलब नहीं, लेकिन 50% मार्क्स तुमको क्वालिफाई करना ही है। एक नया प्रोविज़न निकाला है गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमसी कंपनीज एक्ट में नया सेक्शन है 150, कि अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको अगर कोई कंपनी में परमानेंटली डायरेक्टर बनना है तो कुछ एग्जामिशंस भी है। पहले एप्लीकेशन लगाओ, एप्लीकेशन का 2 years के अंडर में उसको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उसके पास नहीं कर पाते हो, फिर से तुमको वो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। एक प्रोविज़न है, वो लॉ में पढ़ोगे आप लोग। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल बहुत बड़ा है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को बोल देगा कि आप लोगों को ऐसा करना है, तो उसको करना ही करना होगा, वो बात नहीं मान सकता, क्योंकि मेजोरिटी तो यही है। मतलब ऑडिट कमेटी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही चलाता है। खेल ये है, समझ में आया। ऑडिट कमेटी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही चलाता है। बस ऑडिट कमेटी का ये काम है, कोई ऑडिट हुआ है उसका हम लोग एडवाइस लेता है, उसका हम लोग ओपिनियंस लेता है, उसका हम लोग कमेंट्स लेता है, उसका हम लोग सजेशंस लेता है कि देखो
ऑडिट हुआ है तो आप लोग एक बार चेक करो क्या ये सही है या क्या है या नहीं। बस रोल इसका यही है, ऑडिटर अपॉइंट करना, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, उसका सैलरी डिसाइड करना और उसका काम देखना। ये सारा काम किसका है? ऑडिट कमेटी का है। बोर्ड दोनों करेगा, पहले तो ये करेगा। ये रूल है, हर कंपनी का अपना ऑडिट कमेटी होता है, हर कंपनी का अपना ऑडिट कमेटी होता है, ठीक है। तो अगर ये नहीं करेगा तो बोर्ड ही करेगा लास्ट में। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है ना, ऑडिट कमेटी बनाया ही क्यों है हम? ऑडिट कमेटी हम बनाया ही क्यों है? हर कंपनी का ऑडिट कमेटी होता है ना। तो ऑडिट कमेटी कब बनता है? जब तुमको वो 3 कंडीशन फुलफिल करना होता है। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो तुम ऑडिट कमेटी नहीं बना सकता। लेकिन जब तुम्हारे पास ऑडिट कमेटी है, वही डिसाइड करेगा ना किसको ऑडिटर बनाना है। काम ही है उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है उसका। अगर ये नहीं है तो बोर्ड करेगा फिर बाद में। हाँ, बोर्ड इसको पूछ सकता है, 1-2 है नाम है तो आप बता दो। प्राइमरी रोल तो इसी का है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी यही है लेकिन सेकेंडरी ये है। बस प्रॉब्लम यही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? द इनकमिंग ऑडिटर शैल नॉट बी एलिजिबल इफ द अदर ऑडिट फर्म इज एसोसिएटेड विद द आउटगोइंग ऑडिटर अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म। अभी जो आने वाला ऑडिटर है, अभी मान लो ये ऑडिटर है, ये आ गया, मैं जा रहा हूँ, अरे भाई तुम वही कंपनी में आ रहे हो जो मैं पहले था। अगर ऐसा सेम अगर उसी कंपनी में हम लोग एसोसिएटेड है तो हम लोग नहीं बन सकता। सोचो, अगर ये ऑडिटर है और हम भी उसी कंपनी में ऑडिटर बन, ये आने वाला ऑडिटर है और मैं जाने वाला ऑडिटर हूँ, हैं तू आ गया, इसको हम ऐसे बोलेगा खा ले लूट ले, तो हम लोग ऑडिटर नहीं बन सकता। हम लोग कभी ऑडिटर नहीं बन, कतई नहीं हो सकता। वो हिंदी में बोला जाता है ना, कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। क्यों? फिर कंपनी बोलेगा रब्बा देख रहा है, तेनू रब्बा देख रहा है, धोखा मत दे मेरे को, दो रब्बा देख रहा है? तो हर चीज़, हर पैरामीटर्स देखना पड़ता है, हर पैरामीटर्स को देखना होता है। तो अब तुम देख सकता है कि हर प्रोविज़न कैसे लिंक्ड है, हर प्रोविज़न कैसे लिंक है। समझ में आया रिअपॉइंटमेंट का लोचा? पहले वो 3 लिमिट्स देखना है, कूलिंग पीरियड देखना है, कूलिंग पीरियड कितना है, 5 ईयर्स का है, और एलिजिबल पीरियड कितना है, एलिजिबिलिटी पीरियड मतलब अपॉइंटमेंट पीरियड कितना है, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। अच्छा, अपॉइंटमेंट कब होगा रोटेशन का? ऑडिट कमेटी करेगा। ऑडिट कमेटी नहीं करेगा तो कौन करेगा? बोर्ड करेगा। अच्छा, और जो इनकमिंग ऑडिटर है और जो आउटगोइंग ऑडिटर है, इनकमिंग ऑडिटर और आउटगोइंग ऑडिटर को एसोसिएट नहीं होना है, सीधा सा बात है। जिस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक है, उन दोनों को नहीं मिलना है। समझ में आया? शॉर्ट क्रक्स तो यही है इस प्रोविजन का, ठीक है। सेम नेटवर्क, नेटवर्क वर्ड लिखा हुआ है, सेम नेटवर्क का मतलब होता है सेम कंपनी, सेम एसोसिएशन, सेम वेंचर, सेम ये सब्सिडरी या होल्डिंग जो भी बोला जाता है, सेम, दोनों सेम है। अच्छा, क्या होल्डिंग कंपनी को 177 लगता है क्या? क्या होल्डिंग कंपनी पे 177 लगता है क्या? होल्डिंग, सब्सिडरी, वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स, क्या इस पे 177 लगता है क्या? नहीं पता। मतलब कोई भी कंपनी इस पे लगता है ना, तो ऐसा कोई कंपनी है जिस पे 177 नहीं लगता? ऐसा कोई भी कंपनी है क्या? गवर्नमेंट कंपनी पे लगता है 177? लगता है। प्राइवेट कंपनी पे 177 लगता है क्या? लगता है। हर पे लगता है। क्या? वो 3 कंडीशन फुलफिल करना होगा, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर को क्या, सॉरी, ये ऑडिटर को क्या मिलना चाहिए? रेम्यूनरेशन। अच्छा, क्या कोई ऑडिटर फ्री में काम करने आएगा? हाँ, क्या कोई ऑडिटर फ्री में काम करने आएगा? अरे यार, देश के लिए सेवा करनी है यार, भाड़ में जाए मेरे बीवी बच्चे हैं। अब मेरे को कोई रेम्यूनरेशन नहीं चाहिए, फ्री में काम करवाओ मेरे से। क्या सोसाइटी में आज का टाइम में ऐसा आदमी मिलता है क्या? हैं? जो इंसानियत, जो इंसान है ना, जो इंसान परजीवी जो है, इंसान स्पेसेस मतलब इंसान जो है, उसके मन में आज के टाइम पे लालच है। लालच, बड़े शाने कह गए हैं लालच बुरी बला है। तो ऑडिटर के मन में क्या लालच होगा? ऑडिटर के मन में क्या लालच होगा? मैं दरमा नहीं पा दे,
वो धर्मा नहीं पुआ। अगर उसको धर्मा नहीं मिलेगा ऑडिटर बनेगा वो? 6-6 घंटा 10-10 घंटा उसका मालिक उसका सिर रगड़ रगड़ के मेहनत करवाता है उससे, हैं? क्या वो बेचारे को एक कौड़ी नहीं मिलेगा साल के महीने का 30 तारीख को? तब तो फिर वो ऐसे देखते रहेगा उसको, कब दोगे कब दोगे? तो क्या बोल रहा है, तुम उससे काम ले रहे हैं तो तुम उसको कुछ दो भी, कुछ दो तो से, उसको बोला जाता है रेम्यूनरेशन। अब ऑडिटर को रेम्यूनरेशन क्या मिलता है? जो ऑडिटर है उसको रेम्यूनरेशन क्या मिलता है? 142 सेक्शन, ऐसे याद रखो, 142 पैसे वाला, 139 आने वाला, 140 जाने वाला, 142 लेने वाला। ठीक है, 142 क्या है? लेने वाला। लेने वाला कौन? ऑडिटर। तो रेम्यूनरेशन में क्या मिलेगा उसको? हाँ भाई, दहेज, दहेज देगा कंपनी उसको, तो फॉर्चूनर देगा, क्या देगा? हाँ भाई, क्या देगा उसको? या हायाबुसा देगा उसको? क्या दे सकता है? सुबह वो, हाँ सर। अब मेरे नंदलाला ऑडिटर उसको क्या देगा? ऑडिटर को क्या मिलेगा? सर पैसा मिलेगा, रेम्यूनरेशन के फॉर्म पे। पैसा मिलेगा सर। अब भाई पैसा तो मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म पे मिलेगा? कैश के फॉर्म पे मिलेगा, प्रॉपर्टीज के फॉर्म पे मिलेगा, शेयर्स के फॉर्म पे मिलेगा, डिबेंचर्स के फॉर्म पे मिलेगा, या घर के फॉर्म पे मिलेगा, फॉर्चूनर मिलेगा, क्या चीज पे मिलेगा बताओ? हाँ, किस सेंस में मिलेगा उसको रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगी ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा, उसको बोलेगा चल बेटे आजा, तेरे को हम लोग कुछ भी बोलेगा, तेरे को 60,000 रुपये महीना देगा, तेरे को 60,000 पर मंथ देगा। अच्छा, इसको निकालने का काम किसका है? ऑडिटर को निकालने का काम किसका है? बोर्ड का। अपॉइंट कौन करता है? ऑडिट कमेटी। और इसको लात मार के भगाने वाला कौन है? बोर्ड। उसको भगाना पड़ेगा कौन? या तो खुद जा सकता है रिजाइन करके, या तो फिर इसको लात मार के भगाएगा कौन? बोर्ड भगाएगा। इतना बात याद रखो, बोर्ड। निकलो, सी द डोर एंड गो। समझ में आया? दरवाजा देखो और जाओ, बोर्ड भगाएगा इसको। अच्छा, क्या ऑडिटर अपना रेम्यूनरेशन कंपनसेट कर सकता है क्या? क्या ये टेक्निकल क्वेश्चंस है, ऐसा मत सोचो कि इसी से आने वाला है, टेक्निकल क्वेश्चंस है। क्या ऑडिटर अपना कंपनसेशन अपना पैसा कंपनसेट कर सकता है? बेटा कितना पैसा आया? 60,000, ला दे दे मेरे को थोड़ा सा हर्जाना, दे सकता है क्या ऑडिटर? क्या कंपनी को ऑडिटर कंपनसेट कर सकता है क्या? क्या ऑडिटर कंपनी को कंपनसेट कर सकता है क्या? क्यों? मेरा सीधा सा सवाल है, क्या ऑडिटर कंपनी को अपना जो पैसा है, रेम्यूनरेशन है, कंपनसेट कर सकता है क्या? बताओ। कर सकता है क्या? कर सकता है। कब करेगा? जब वो किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट में है। अगर वो किसी फॉर्म पे इन्वॉल्वमेंट में, ऐसा चीज उसने किया, कंपनी के साथ उसने धोखा किया, तो वो अपना रेम्यूनरेशन कंपनसेट कर सकता है। इन्वॉल्वमेंट इन एनी एक्टिविटीज, सीधा सा बात है, ऐसा लिखना। अगर ऑडिटर किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो कि गलत है, इलीगल है, फ्रॉड है, ठीक है, अकाउंट्स मैनिपुलेट कर दिया, कंपनी को बोल रहा है कि उसको फायदा होगा, पर्सनल गेन, कुछ भी ऐसा है, तो वो कंपनसेट कर सकता है। कब करेगा? अगर लॉ ने बोला, अगर कोर्ट ने बोला है, तो कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि इसका रेम्यूनरेशन जितना भी लगा है, सारा रेम्यूनरेशन इसको मिला है, वापस करो, ठीक है, तो कर सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पे फॉर डैमेजेस। पे फॉर डैमेजेस। अगर हम आज ऑडिटर बनाए और तुम हमको ही नुकसान कर रहा है, हम तुमको रोटी दिया और तुम मेरे ऊपर ही थाली फेंक रहे, मेरे ऊपर ही थाली फेंक रहा है, तो उसको डैमेजेस बोला जाता है। डैमेजेस। रेम्यूनरेशन कब कंपनसेट होगा? इफ देयर इज एनी डैमेजेस। डैमेजेस मतलब कंपनी का सर फाड़ना और मुंह फोड़ना नहीं, कंपनी के साथ कुछ किया है तो ऑर्डर दे सकता है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। उसके बाद में देखो रिमूवल। अब बात आता है, तुझे पैसा मिला है, साल का 1 तारीख को तुमको पैसा मिला, ठीक है, तुम
एंजॉय कर रहा है, लाइफ पार्टी शार्टी कर रहा है, बढ़िया से बैठा है। दूसरा दिन क्या हुआ, तुम होश पे नहीं है। मान लो तुमको सैटरडे को पैसा मिला, शनिवार को तुम अच्छा बैठ के पार्टी करके आए, सोमवार को ऑफिस जाना है, तुमको होश है नहीं, तुम्हारे घर पे पुलिस आ गया। और उसको होश नहीं था और अपना कंपनी वाला मालिक को थप्पड़ मार दिया गलती से। उसको होश नहीं है और अपना बॉस को थप्पड़ मार दिया। सुबह पुलिस आ गया, उसको ले गया, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगा, उसका मालिक क्या बोलेगा, ए भाई क्यों यार, एक में क्यों मारता, दूसरा भी मारो ना यार, ऐसा बोलेगा क्या उसका कंपनी वाला? आज के ज़माने में ऐसा कोई है? महात्मा गांधी ये बोला था कि देखो कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसको दे देना, ये उस टाइम चलता था। आज के टाइम पे ऐसा चलता है क्या? हाँ, आज के टाइम पे कोई मार खाता है? कोई मार नहीं खाएगा, मार देने वाला आएगा, खाने वाला नहीं आएगा। अगर तुम हमको मारेगा, हम तो दो तुमको मारेगा, बात बराबर। तो कंपनी को लगा कि ये बॉस को मारा है, चलो इसको उठा के ले जाओ, तो क्या उस टाइम ऑडिटर को कंपनी क्या करेगा, और 5 साल के लिए रखेगा? अरे रखो ना यार, तुम तो बहुत अच्छा काम किया यार, जो हम लोग नहीं कर सका तुम कर लिया। बताओ, ऐसा हो सकता है? तो क्या होगा? रिमूव करो उसको, उस बैक्टीरिया को रिमूव करो। तो एंटीबायोटिक का गोली खाओ। अब इसमें ऑडिटर का एंटीबायोटिक का गोली क्या है? वो कंपनी का बॉस। अब वो उसके हाथ में है कि वो रिमूव करे। अच्छा, रिमूव करेगा तो कुछ कंडीशंस होना चाहिए ना, जनरल कंडीशंस होना चाहिए। जैसे कि ऑडिटर को रिमूव करना है, मीटिंग बुलाओ, मीटिंग में डिसाइड करो ऑडिटर को रिमूव करना है। रिमूव कौन से बैकग्राउंड पे करना है, क्या रीजंस है, उस रीजंस को देखो, परखो। रीजंस देखा जाता है। ऐसा गिना चुना रीजंस होगा कि नहीं ये कल बीमार था, ऑफिस नहीं आया 10 दिन से, इसको हटाओ, ऐसा कोई रीजन जाना जाएगा क्या? नहीं, कुछ रीजंस होता है कि ऑडिटर को रिमूव करना है। तो हम लोग इसमें ये देखेगा कैसे रिमूव किया जाए। देखो वो चार्ट देखो एक बार, आप देखो पेज नंबर देखो 528, पेज पलटो 528। देखो क्या लिखा है, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 shall be removed from the offices before the expiry of the term subject to the fulfillment of certain conditions। क्या बोला है? Application to the central government for the removal of the auditor shall be made in form number ADT2। अच्छा, कुछ याद आया क्या? ADT1, ADT2, ADT3। 1 किसके लिए था, 2 किसके लिए था, और 3 किसके लिए था? यस सुबह, हेलो। सर ADT1 किसके लिए था? हेलो सर। हाँ, ADT1 किसके लिए था बेटा? सर ये ADT1 सर रजिस्टर को कुछ भेजना होता है सर, उसके लिए सर इतना क्लियर से याद नहीं है सर। याद नहीं हो रहा है? अच्छा बताओ। ऑडिटर हाँ जी मनीष बोलो। इनमें तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए था सर। भाई क्लियरली बोलो बेटा, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन सा है? ADT 1। 1। ADT3 किसके लिए था? ADT3 किसके लिए था? रजिस्ट्रेशन। और ADT2 रिमूवल। ये क्या था? रिमूवल। रिमूवल है ना? यस रिमूवल। कल ही पढ़ाया था, कल ही भूल गया। बताओ, आज ऐसे नहीं होता। MCQ का क्वेश्चन है सब, समझ में आया? ADT2 से रिमूव करना है। 2 ऐसा याद रखो, ADT2 टू बी रिमूव्ड। ADT3 3 मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन। और 1 मतलब ओए आजा, मतलब 1 मतलब आजा। कीवर्ड्स अपना टेक्निक से याद रखो ना इसको, 1 2 3। ये अगर आने वाला है तो ये जाने वाला है, और ये बताने वाला है। सीधा सा मतलब है, आने वाला, जाने वाला और बताने वाला, बस। ठीक है? अच्छा क्या बोला देखो, द एप्लीकेशन विल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। देखो पहले मीटिंग होगा, मीटिंग में रेजोल्यूशन डिसाइड होगा। अब कौन सा रेजोल्यूशन है?
वेदर इट इज ऑर्डिनरी या स्पेशल। ऑडिटर को रिमूव करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन होना चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी सर स्पेशल रेजोल्यूशन, बोल रहा ऑर्डिनरी है। रेजोल्यूशन को डायरेक्टर को रिमूव करने में काम आता है। यस। हेलो सर। हाँ जी, हाँ बेटा। सर स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन ये भी आपका होमवर्क है, पूछ देखना है कौन सा रेजोल्यूशन पास करके आना है, ठीक है? ये हमको कल बताना। यस, देखो, द कंपनी विल होल्ड अ जनरल मीटिंग विद इन 60 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन है? स्पेशल रेजोल्यूशन। आपका होमवर्क का आंसर भी हम दे रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। पहले क्या होगा? मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद रेजोल्यूशन पास होगा कि हम लोगों को ऑडिटर को हटाना है। तो ऑडिटर हटाने के लिए एप्लीकेशन किसको दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। कौन से फॉर्म पे दिया जाएगा? ADT 2 पे दिया जाएगा। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना डेज के बाद अप्रूव करेगा? 60 डेज। ठीक है, इसमें 60 डेज क्या है? टाइम पीरियड है। 30 डेज का क्या है? वो तो मीटिंग का रेजोल्यूशन पास होने के बाद। अप्रूवल जो है, मेन डेट 60 डेज को याद रखो, 60 डेज वाला को याद रखो, 60 दिन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 60 दिन के अंदर अप्रूव करेगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कि रिमूव करना है या नहीं करना है। ये 60 डेज का पीरियड याद रखो, ठीक है? 60 दिन, 60 डेज, ये याद रखो। समझ में आया? 60 दिन, ठीक है? अच्छा, द ऑडिटर विल बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड। अब ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? क्या चांस मतलब? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड का मतलब होता है सफाई देना। सफाई देना। देखो, लॉ सबके लिए बराबर है, लेकिन हम लोग का इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, ये चांस सबको मिलता है। जो डिफेंडिंग है और सस्पेक्टेड है, दो पार्टीज होता है। एक तो एक विक्टिम और एक विक्टिम होता है। विक्टिम मतलब कौन? जिसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ। और दूसरा कौन है? क्राइम करने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेक्टेड। तो दोनों को बराबर का चांस मिलता है। ये प्रोविज़न जो है इंडिया में, दूसरा कंट्री में नहीं है। इंडिया में तो जो क्राइम करके रखा है उसको अपना खुद का लॉयर अपॉइंट करने का परमिशन है। हमारे कंट्री, हम लोग का कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो हम लोग सबको बराबर मानता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में चला जाओ, तुमको अपना एडवोकेट अपॉइंट करने का कोई परमिशन नहीं। वो नेचर ऑफ क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या कांड किया है। इंडिया में परमिशन है, इंडिया में परमिशन है कि तुम वकील रख सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो वकील का पैसा भी गवर्नमेंट पे करेगा। सफाई देने का मौका सबको है। आया बात समझ में? तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी में ऑडिटर से पूछा जाएगा, क्यों किया? बताओ, अपने सफाई में कुछ बोलना है क्या? अगर वो बोला, उसका बात भी रखा जाएगा, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगा। ये जो बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है? तुरंत डिसीजन नहीं लेता है, उसको भी बोलने का मौका देगा। भाई बोल, आप भी बोलो। अगर वो सच बोला तो वो रिमूव नहीं होगा, अगर उसने सच नहीं बोला तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद में देखो क्या बोला है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करके रिमूव करना, और एक होता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब क्या? ट्रिब्यूनल मतलब क्या? ट्रिब्यूनल मतलब कौन? NCLT। अरे वो तो मेरे को भी पता है, बच्चा लोग को नहीं पता है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट। कोर्ट। और ये जो मैटर्स होता है ना, ये कौन देखता है पता है? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये सारा कंपनीज का अफेयर्स देखता है NCLT। अगर ये ऑर्डर पास करता है और इससे भी तुम खुश नहीं है तो तुम जा सकता है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर इससे भी खुश नहीं हुआ तो तुम कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट?
क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ। कितना दिन का पीरियड होता है इसका? 45 डेज प्लस 45 डेज। ये तुम लोगों का सिलेबस का पार्ट। जस्ट सुनो, अगर ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसको रिमूव करना है, तो ट्रिब्यूनल के पास क्या होता है? एप्लीकेशन जाएगा, कंपनी देगा। तो कंपनी क्या करेगा? एनसीएलटी उसको 45 डेज का टाइम देता है एप्लीकेशन लगाने का। अगर तुम 45 डेज के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाते तो तुमको और एक्सटेंशन मिलता है एक ही बार 45 डेज का। ठीक है, इसके अंदर तुम एप्लीकेशन लगा दिया और डिसीजन आ गया कि इसको रिमूव करना है, तो डिसीजन आने का 2 साल होता है, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 साल का वो होता है। ठीक है, 2 ईयर्स का वो होता है। तो 2 साल के अंदर अगर वो ऑडिटर इस ऑर्डर से खुश नहीं होता है, इस ऑर्डर से खुश नहीं होता है, 2 साल कब का? जिस दिन वो ऑर्डर आया, डेट ऑफ ऑर्डर, जब एनसीएलटी ने वो ऑर्डर पास किया, वो 2 साल से काउंटिंग होगा। जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ, उसके 2 साल तक ऑडिटर या कोई भी डायरेक्टर हो, अगर लगता है कि हम एलिजिबल है, हमको क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वो इसके पास जा सकता है। एनसीएलटी इस ऑर्डर को अमेंड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। एनसीएलटी जो है ना, इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता, नहीं करेगा। तो एनसीएलटी से भी तुम खुश नहीं हुआ तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकता है विद वैलिड रीजन, विद वैलिड रीजन कि ऑडिटर को या डायरेक्टर को क्यों लग रहा है कि हम एलिजिबल है, मेरे साथ कंपनी ने गलत किया, क्यों किया। तुमको पता है हम लोगों के कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है ना, तो हम लोग बचा हुआ है। हम लोगों के कंट्री में अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वी आर बचा हुआ है, हम लोग सेव्ड। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा बोलते हैं आदमी सब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना भगवान है, सुप्रीम कोर्ट अपना भगवान है। तुम लोग कोरोना का केस ले लो, कोरोना का केस ले लो। जब सेकेंड लेयर आया था, ऑक्सीजन गैस का कितना सप्लाई कम हो गया था, देखा था ना। दिल्ली में लाशेस पड़ा है रोड पे, एम्स हॉस्पिटल के सामने रोड पे लाशेस पड़ा हुआ है। सेकेंड लेयर तो बहुत ड्रास्टिक था, डेंजरस था, इतना आदमी मरा था। ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं। तो ये जब केस हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने क्या बोला था पता है? हैंग दोस जो ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, ब्लैक में जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार का आता है, 40-40 50,000 रुपीज़ में ब्लैक में मिल रहा था। और हाई कोर्ट क्या बोला कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं ना, फांसी पे चढ़ा देगा हम लोग चौराहे पे, ऐसे बोला था हाई कोर्ट। आज तक कोई भी ऐसा कोर्ट कभी नहीं बोला है, लेकिन हम लोग को दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि हैंग देम, वी विल हैंग देम, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसा था। एक पीआईएल फाइल किया था कोई कि ऑक्सीजन सिलेंडर तुम्हारा मतलब ब्लैक में बेचा जा रहा है, ये हो रहा है, तब हाई कोर्ट ने बोला था कि वी विल हैंग देम, या हम लोग उसको सीधा गोली मार देगा, ऐसे बोला था। तो शुक्र है वही बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में तुम तभी जा सकते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या कि तुम सवाल उठा रहे हैं कि ये मेरे को क्यों फंसाया है, कौन सा लॉ में लिखा है कि ये हमको इस केस में फंसाया है, उसको बोला जाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तब तुम सुप्रीम कोर्ट जा, ऐसे तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि मेरे को रिमूव कर दिया, आप कुछ ऐसे डिसीजन लो, नहीं। तो एनसीएलटी देखेगा ऑडिटर को रिमूव किया है तो क्यों किया है, समझ में आया? एनसीएलटी देखेगा, क्राइम देखेगा उसका क्या किया है। तो देखो इसमें क्या बोला कि द ट्रिब्यूनल आइदर सुमोटो और ऑन एप्लीकेशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब या तो कंपनी खुद से या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एप्लीकेशन लगाया है तब। 2 कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है बताओ, क्या कंडीशंस है? तुम कोर्ट कब जा सकती हो? देखो इसने क्या बोला, सुमोटो। सुमोटो का मतलब क्या होता है? हेलो मोटो, वो मोटो जी वाला मोटो नहीं। सुमोटो का मतलब क्या होता है? खुद से, खुद से। अगर कंपनी खुद से या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ऑडिटर को रिमूव करना है, दे विल मेक एन एप्लीकेशन टू हुम? ट्रिब्यूनल। ठीक है, दे विल मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल।
ठीक है, उसके बाद क्या बोला, they will direct the company to change the auditor if it is satisfied that the auditor has whether directly or indirectly acted in fraudulent manner, underline करो उसको, fraudulent manner, or abetted, colluded in any fraud in relation to the company or director or officers. और second में क्या बोला, if the application is made by the central government and is satisfied that any change of the auditor is required, then within 15 days of such application make an order of removal from the auditor from his office. The central government may appoint another auditor in his place. An auditor where individual against whom final order has been passed by the tribunal under this section will be not be eligible to be appointed for period of 5 years from the date of passing an order, and the auditor will be liable under section 447. ये जो section 447 है ना, ये कंपनीज एक्ट का बहुत भयानक और विध्वंसक सेक्शन है, पता है। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो 10 साल का जेल, 10 years। 447 में ऐसा ऐसा ऑफेंसेस है जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता। पब्लिक इंटरेस्ट 10 years, और कोई ऐसा क्राइम करता है 6 months का इम्प्रिजनमेंट, और अदर्स क्राइम्स के लिए क्या है 25 lakhs। अगर तुम 25 lakhs तक का वो किया है, कुछ क्राइम किया है, तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट मेरे हिसाब से कितने साल का था, कितने साल का था, 2 years, सॉरी 2 years, 2 साल। अगर उससे ज़्यादा का किया है तो 5 साल। समझ में आया। 447 का क्राइम अलग है, वो तुम लोगों का कोर्स का पार्ट नहीं है। तो देखो, तो इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि अगर कंपनी खुद से फाइल करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद फाइल करता है एप्लीकेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 15 डेज के अंदर ऑडिटर रिमूव कर देगा और उसकी जगह दूसरा ऑडिटर ले आएगा। ठीक है, उसकी जगह दूसरा ऑडिटर ले आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, जब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया, एमसीक्यू कैसे आएगा, व्हेन ऑर्डर हैज बीन पास बाय द ट्रिब्यूनल the auditor will be eligible to be reappointed in that company? If yes, what is the time period? 5 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकता ना, तो ईयर्स देखना कब तक वो ऑडिटर नहीं बन सकता, 5 years। ठीक है, कितना साल, 5 years। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, समझ में आया ना, रिमूवल ऑफ ऑडिटर का पॉइंट क्लियर हुआ है? यस, सुबह दत्तो, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। एक्चुअल में आप लोगों को थोड़ा लॉ का प्रोविजंस पढ़ लेना चाहिए, तब जाके थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और ये कौन है साथ में, बंटी, बंटी जी सर। क्लियर हुआ? सर थोड़ा थोड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डाउट वगैरह भी है। तो पूछो क्या डाउट है। तो डाउट मतलब एक बार रीडिंग कर लूंगी खुद, फिर आपसे बोलूंगी अगर कुछ हाँ देखो, नहीं इसमें समझ एक्चुअल में में क्या आया है तो। कि मेरे को इनडेप्थ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इसमें लॉ का कुछ प्रोविजंस है, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो जी ये सर। क्लियर नहीं होगा। मेरा बस यही बोलना है कि बेसिक्स थोड़ा अगर बच्चा लोग को देगा तो जाके थोड़ा समझ में आएगा कि भाई पास जैसे सुमोटो का मतलब क्या है, एनसीएलटी क्या है, थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। अगर डायरेक्ट लिखा देगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। एटलीस्ट तुम लोग को कुछ तो समझ में आया कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आता है राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब ऑडिटर का राइट्स क्या हो सकता है बताओ। हाँ भाई, ऑडिटर का राइट्स क्या हो सकता है? अरे कुछ तो बताओ सर, क्या होता है? मीटिंग को अटेंड करना, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स करना, यही तो राइट्स है। और ओपिनियन देना, ऑडिट रिपोर्ट बनाना, ड्राफ्ट करना, मीटिंग्स अटेंड करना, और क्या हो सकता है? कॉमन सेंस और इंडिपेंडेंट होना, ये भी है, वेरी गुड पॉइंट, ये भी है। और बताओ। सर रिम्यूनरेशन लेना है, रिम्यूनरेशन लेना। अब रिम्यूनरेशन देना नहीं, लेना। हाँ सर, लेना ही बोल रहे हाँ हैं। लेना, हाँ, वो क्यों देगा रेम्यूनरेशन भाई? देखो,
हाँ हाँ, वो एडवर्स ओपिनियन लास्ट में देगा। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ धांधलेबाजी है तो वो ओपिनियन अपना मॉडिफाई करेगा। अगर एडवर्स ओपिनियन जो होता है ना, वो रेयरली दिया जाता है, वो रेयरली दिया जाता है। जब कारो रिपोर्टिंग पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। वो रेयर केसेस में होता है, जब भाई पानी सर से ज़्यादा ऊंचा हो जाए तो। आज तक तो हम कभी देखा नहीं कि कभी ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन दिया भी है या नहीं। दिया भी होगा, पता नहीं है, नॉलेज में नहीं है, लेकिन रेयर केसेस में दिया जाता है। उसका रीजंस होता है क्यों दिया, क्योंकि ऑडिटर को आंसर देना पड़ेगा ना, तुम एडवर्स ओपिनियन क्यों दिया, वाई। ठीक है, देखो इसमें कुछ राइट्स दिया है। बुक्स एंड अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट का मतलब क्या, चल भाई बुक लेके आ, क्या है इसमें, क्या लिखा तूने, इंस्पेक्ट करना। और कंपनी से क्या मांगेगा, इन्फॉर्मेशन मांगेगा, पेपर्स मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, लाओ सब लेके आओ। जैसे होता है ना जमाई बाबू जब पहली बार अपना ससुराल जाता है, होता है ना, जब ऑडिटर जमाई बाबू जैसा है, जब तुम पहला बार अपना ससुराल जाएगा ना, हाँ भाई इमेजिन करना तो मैं पहली बार जाता तो सेवा बहुत होगा तुम्हारा, वो लेके आइए, वो लेके आइए, ऐसा ऐसा चीज़ तुम मांगेगा जो सीजन में है नहीं। हाँ मैंगो जूस, मैंगो शेक लेके आइए, अबे ठंडा में कहाँ मैंगो शेक मिलता है भाई, ऐसा ऐसा काम करता है। तो तुम सोचो कि तुम जा रहे कंपनी में, तो तुम एक क्या है, सीआईडी है, दया, एसीपी प्रद्युमन, हम तो ऑडिटर को बोलते हैं एसीपी प्रद्युमन, तुम एसीपी प्रद्युमन है। तो तुम जब एसीपी प्रद्युमन होगा तो तुम क्या मांगेगा, कंपनी से क्या मांगेगा, अकाउंट्स लेके आओ, बुक्स लेके आओ, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, इन्फॉर्मेशन लेके आओ। वो आदमी लोग को बुलाओ, बुलाओ सबको। हाँ अच्छा मीटिंग्स हो रहा है, चलो हम एसीपी भी मीटिंग में जाएगा, फिर प्रद्युमन जाएगा ना मीटिंग्स में, क्या हो रहा है तुम लोगों का यहाँ पे, मीटिंग्स को ऑब्जर्व करेगा। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम लोग हमसे बनवा रहे हैं, हम चेक करेगा, हम खुद अप्रूव करेगा, ओपिनियन देगा, अच्छा ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सारा बेसिक राइट्स है। और क्या बोला है इसमें, इंस्पेक्ट करना ब्रांच ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट्स, वो तो डेफिनेटली जाएगा। अगर कंपनी का कोई ब्रांच है तो उसमें तो जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। और क्या बोला, ऑडिट रिपोर्ट साइन करना, वो तो उसका नेचुरल राइट है। और क्या बोला, हैव टू रीड ऑडिट रिपोर्ट एट द एजीएम, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के सुनाओ अपना मालिक लोग को, ऑडिट रिपोर्ट अपना पढ़ के सुनाओ। और क्या बोला, नोटिसेस और मीटिंग्स अटेंड करना, इंडेमनीफाइड करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है। इंडेमनीफाइड का मतलब क्या, अगर ऑडिटर के साथ कुछ गलत होता है या कुछ ऐसा है कि भाई कोई लफड़ा लग गया, तो उसका पॉकेट से जो खर्चा हुआ है कंपनी उसको बियर करना है, कंपनी को देना है। इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या, हर जाना, हिंदी में उसको बोलते हैं हर जाना, ठीक है। ये सब राइट्स है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और क्या लिख के आएगा तुम इस पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपनी ऑडिटर का ड्यूटीज़ क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ड्यूटीज़ क्या हो सकता है, देखो राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों अलग है। ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, तब तो फिर लाखों ऑडिट रिपोर्ट एक दिन में साइन करेगा ऑडिटर। तो राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों अलग है। ड्यूटीज़ का मतलब क्या, राइट का मतलब क्या है, हक, और ड्यूटीज़ क्या है, जिम्मेदारी। ड्यूटीज़ को रखो जिम्मेदारी, तुम्हारे ऊपर, अभी तुम अगर घर का बड़ा बेटा या बड़ा बेटी है, तुम्हारा कुछ जिम्मेदारी है। मम्मी पापा के बाद हम लोग होता है, छोटे को देखना, ठीक है। अगर मान लो मम्मी पापा बाहर जा रहा है तो उस टाइम मम्मी पापा हम लोग ही बनता है। अगर अपना छोटा भाई बहन है तो हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी आता है, देखो। लेकिन कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है। वो उसको घुसा मारता है, ये उसको घुसा मारता है, वो उसका मुंह फुलाता है, ये वो उसका हाथ तोड़ता है, यही होता है। वो जिम्मेदारी नहीं होता। जिम्मेदारी क्या, तुम उसको अच्छे से रखा है, उसको बोलता है। तो ऑडिटर का क्या ड्यूटीज़ हो सकता है, देखो। तो ऑडिटर का जो ड्यूटीज़ है वो कौन से सेक्शन में है, 143। कौन सा है, 143, ठीक है, 143। देखो क्या बोला है इसमें, जो है ए से लेके एफ तक, ये 5 पॉइंट्स को कैसे याद रखना है, देखो। इस 5 पॉइंट को कैसे याद रखना है, देखो। क्या पब्लिक जो ऑडिटर है, जो कंपनी है, क्या उसने अपने डिपॉजिट को एक्सपेंस माना है, अगर उसके रेवेन्यू को क्या उसने खर्चा माना है। कमा तुम रहे और तुम उसको खर्चा बता रहे, ऑडिटर देखेगा कि नहीं, देखेगा कि नहीं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है,
whether the loans and advances made by the company on the security have properly been secured and whether the loan they have been prejudicial to the interest of the company or its members. मैंने तेरे को कुछ लोन या एडवांसेस दे रखा है, ठीक है, पहले क्या लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है, तो ऑडिटर पूछेगा ना पर्पस क्या है, कंपनी का फायदा कराएगा या मेरा फायदा कराएगा, इंक्वायरी करेगा ना पर्पजेस क्या है. तो लोन्स एंड एडवांसेस दिया है तो उसका पूछो पर्पजेस क्या है. पहला चीज़ क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस पर्पजेस. दूसरा क्या पूछा है, वेदर ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय द बुक एंट्रीज. इसका मतलब क्या है, भाई तुम बुक्स तो बना लिया, ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, परचेज एंड क्या है, मान लो परचेज एंड एक बड़ा गाड़ी ट्रक, तुम लिख दिया उसमें ट्रक, ट्रक का है. परचेज एंड फ्लैट इन बैंड्रा, कहाँ है घर, दिखाओ बैंड्रा में, हाँ दिखाओ. मेट विद ऋतिक रोशन, दिखाओ कहाँ दिखा, ऋतिक रोशन से कहाँ दिखा, दिखाओ. एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मीट ऋतिक रोशन एंड दिस कहाँ है, दिखाओ. वाउचर्स दिखाओ, बिल्स दिखाओ, टिकट दिखाओ. तो क्या तुम बस दिखाने के लिए एंट्री किया है, रियलिटी में तुम कुछ किया है क्या, उसका भी तो ऑडिटर चेकिंग करेगा. हाँ, बुक्स में तुम एंट्री करके रखा है, क्या वो रियलिटी में हुआ है कि नहीं, वो देखो. और क्या बोला, whether a company other than an investment company or a banking company, whether so much of the assets of the company consist of shared debentures and securities have been sold at a price less than that they were purchased by the company. इन्वेस्टमेंट कंपनी को छोड़ के, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, जिसका काम ही है शेयर खरीदना बेचना, सिक्योरिटीज़ खरीदना सिक्योरिटीज़ बेचना. ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को छोड़ के और भी कोई कंपनीज है, तुम कोई सिक्योरिटीज़ खरीदा है, तुम कोई डिवेंचर्स खरीदा है, तुम कुछ खरीदा है, क्या तुम मार्केट प्राइस से ज़्यादा में खरीदा है या कम में खरीदा है, बताओ बताओ, ये देखना है. ठीक है, कौन है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज. उसके बाद क्या बोला, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस हैज़ बीन सोन एट डिपॉजिट्स. क्या तुम लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट दिखाया है. मम्मी तुमको 1.5 लाख रुपया दे, जाए बेटा एक iPhone 16 Pro ले आओ तुम, ठीक है, तुमको 1.5 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, मम्मी तुमको 1.5 लाख रुपया दे दिया, तो तुम उसको क्या दिखाएगा, तुम तो खुश हो गया मम्मी तुमको 1.5 लाख रुपया दिया है, रियलिटी में तुम कुछ और करके आया है. तुम 1.5 लाख रुपया तुम घूम घाम के आ गया, तुम फ़ोन खरीदा नहीं और तुम बोलते देखो हम iPhone खरीद लिया, तो क्या वो पर्सनल खर्चा हुआ ना तुम्हारा. नेचर में तो ऐसे देखा तो पर्सनल एक्सपेंस है, लेकिन वो पूछेगा ना कोई स्पेसिफिक पैसा तुमको दे के रखा है, तुम क्या कंपनी के लिए यूटिलाइज किया है या नहीं, तुम देखेगा ना. तो क्या बोला है, क्या तुम उसको डिपॉजिट दिखा दे. डिपॉजिट का मतलब क्या, लोन. डिपॉजिट मतलब क्या, लोन. किसी को बोरोइंग्स दे दिया, डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स मतलब क्या, लोन जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको डिपॉजिट्स बोला जाता है. ठीक है, जो डिपॉजिट्स है वो सेक्शन 72 का बात करता है, 71 है शायद, यानी 71, 72, 73 ऐसे कुछ है. ठीक है, वो डिपॉजिट्स का एक चैप्टर सी है अलग, एक अलग ही चैप्टर है डिपॉजिट्स में. तो क्या तुम अपना जो पैसा है क्या तुम उसको डिपॉजिट दिखा के रखा है. और लास्ट में क्या बोला कि वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैज बीन चार्ज टू रेवेन्यू. देखो तुमको जो पर्सनल खर्चा हुआ तुम उसको इनकम बना दिया, ये देखना पड़ेगा. और क्या है, whether it is stated in the books and documents of the company that any shares which has been allotted for cash, whether cash has been received in respect of such allotment, if no cash has been received, whether the position in the books of accounts is correct or not. मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ये दिखा के रखा है कि हम शेयर खरीदा है. अगर हम शेयर खरीदा है तो हम कितना पे किया है. इसका मतलब क्या है कि अगर तुम शेयर या कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदा हुआ है तो तुम दिखाओ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम कितना पे करके रखा है, हाउ मच यू हैव गिवन. अगर तुम नहीं दिया है तो तुम ये भी बताओ कि तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक किया है या नहीं, क्या एडजस्टमेंट किया है, कि तुम कैश नहीं दिया या मनी नहीं दिया, इसका इंक्वायरी हो सकता है. समझ में आया. तो ये 6-7 मैटर्स है. आई वांट यू प्लीज़ गो थ्रू वंस, एक बार 2 मिनट एक बार पढ़ लो इसको, एक बार रीडिंग ले लो इसका, एक बार रीडिंग ले लो इसका.
अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आस्क मी। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कुछ समझ में आया? है क्लियर हुआ? सर यस। सर प्रीजुडिशियल मतलब क्या है? हाँ, प्रीजुडिशियल। प्रीजुडिशियल का मतलब भलाई, फायदा। ओके सर। तुमको क्या उससे फायदा होने वाला है? जी सर। और कुछ? अच्छा, एक और पॉइंट है, ड्यूटी ऑफ रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये तो पता ही है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ड्यूटी है, रिपोर्ट करना ही है, ये एक ड्यूटी है। ठीक है, कुछ समझ में आया? ये बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कंपनी ऑडिट। ठीक है, सेक्शंस याद रखो, प्रोविजंस याद रखो, तो यू कैन हैंडल इट इजीली। बस इसमें ये है कि लिमिट और डेज, जो लिमिट है और डेज है उसको ध्यान से याद रखना है। लेट्स नाउ आई एम समिंग अप माई क्लास। ठीक है, कल देखते हैं।